जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच परमार्थी क्लासेज पे। साथियों, पिछले क्लास के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक आर्थिक सामाजिक जीवन शैली थी उनके बारे में पढ़ा था और दिल्ली सल्तनत के जो महत्वपूर्ण वंश थे जिसके अंदर मैंने आपको बता भी दिया था, उन सब के बारे में चर्चा कर ली है, उनके महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा कर ली है। और अब जो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, उसके बाद बहमनी साम्राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर देना। और बाकी शुरू करते हैं जल्दी। देखो, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की जो मैं लोकेशन आपको बताऊं तो देखो, ये दिख रहा है आपको कलर, ये विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य, इसके ऊपर जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये बहमनी है, बहमनी साम्राज्य है। तो हम पढ़ेंगे पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर 4 वंशों का शासन रहता है। कौन कौन से? संगम वंश का होता है, उसके बाद में सालो वंश का होता है, उसके बाद में तुलु वंश का होता है और फिर अराविडु वंश का शासन होता है। जो संगम वंश है उनके जो संस्थापक हैं वो हरिहर बुक्का हैं। ये दोनों भाई थे, हरिहर बुक्का। इसके सालो नरसिंह की स्थापना करने वाले हैं। तुलु वंश की वीर नरसिंह और इसकी तिरुमल स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे काम की बिंदु हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। देखो, रिवीजन के दृष्टिकोण से हमने ये श्रृंखला शुरू कर रखी है, एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, इसलिए रिवीजन के दृष्टिकोण से ही चलेंगे, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके चल रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, संगम वंश की शुरुआत करते हैं सबसे। संगम वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो कौन कौन से हैं? संगम वंश के अंदर हरिहर प्रथम आते हैं, फिर बुक्का प्रथम आते हैं। हरिहर बुक्का ये दोनों क्या थे? भाई थे। उसके बाद में हरिहर द्वितीय आते हैं, फिर देवराय प्रथम आते हैं, देवराय द्वितीय आते हैं और फिर प्रौढ़ राय आते हैं। देवराय द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण शासक भी होंगे इसके, और फिर प्रौढ़ राय आते हैं। ठीक है, ये इनका क्रम था। याद रहे, ठीक ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, सामान्य परिचय की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत के आशीर्वाद से की थी। किसके आशीर्वाद से की? ये संत विद्यारण संत, इनके आशीर्वाद से की थी। ठीक है, उसके बाद में और तो देखो, हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। इनके पिता का नाम संगम था तो संगम राजवंश की इसने स्थापना कर दी। होता क्या है, देखो, मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने पिछले सल्तनत काल में बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद में अमीरों, ये मैंने बताया था पहले कि दौलताबाग, देवगिरी का नाम दौलताबाग किया गया था और दौलताबाग को राजधानी बनाई जाती है, द्वितीय राजधानी बनाई जाती है दिल्ली सल्तनत के। और वहीं पर ये दौलताबाग है, यहीं की बात है। यहाँ क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद में अमीरों से दौलताबाग छीन लिया जाता है। दिल्ली सल्तनत के जो अमीर थे उनसे दौलताबाग छीन लिया जाता है और दौलताबाग छीनने के बाद में उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है और वहाँ तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और वहीं इसकी मृत्यु, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में जो दक्षिण भारत है, विजयनगर साम्राज्य की और नीचे की तरफ है, वहाँ हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मोहम्मद बिन तुगलक की जैसे मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये आपको परिचय बता दिया इसका सामान्य। और थोड़ा आगे चले तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी थी। इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के ऊपर स्थित भी है। इनकी जो राजभाषा थी तेलुगु थी। राजभाषा क्या थी? तेलुगु। और कुछ तथ्य हैं इनके बारे में, तथ्य अगर जानने की कोशिश करें तो थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठाकारक की उपाधि धारण की थी। ये जो बुक्का प्रथम थे, हरिहर के बाद में बुक्का आते हैं, ये हरिहर के भाई हैं, इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठाकारक की उपाधि धारण की थी। और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराज धीराज की उपाधि। इटली का यात्री था कौन? निकोलो कांटी। ये विजयनगर की यात्रा पर देवराज प्रथम के शासनकाल में आता है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी ना हो। ठीक है, और नगर के अंदर नहरें भी ला सकें इससे, बांध से। उसके बाद में और आगे चलें तो संगम वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो देवराय द्वितीय था और इसने इमाडी देवराय भी कहा जाता था। इनको क्या, ये दूसरा नाम है इनका, इमाडी देवराय, कोई काम का नहीं है। फारसी राजदूत था अबुल रजाक, देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर में आता है। और एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों का शिकार करने वाला कहा गया है। ठीक है, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानायक सुधानिधि व ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। देखो भाष्य, ये देखो, यहाँ देखो, देवराय द्वितीय ने क्या किया था? संस्कृत ग्रंथ था कौन सा? महानायक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र बादरायण। ब्रह्मसूत्र किसका है? बादरायण का है। ठीक है, तो इसके ऊपर भाष्य लिखा था। अभी ये भाष्य वगैरह आपके अगर नहीं बता तो मैं एक बार बताता हूँ। चलो देखो, एक तो सूत्र होता है, एक भाष्य होता है, एक टीका होती है।
ठीक है, ये क्या होते हैं समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं। सूत्र के अंदर क्या होता है कि किसी धर्म या दर्शन के जो सिद्धांत होते हैं, धर्म या दर्शन के सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को संक्षिप्त में लिख दिया जाता है, ये प्रतीकात्मक शब्दावली के अंदर लिख दिया जाता है। कहने का मतलब उस धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं उन दर्शनों को, सिद्धांतों को एक प्रतीकात्मक शैली में या फिर एक संक्षिप्त में लिख दिया जाता है, छोटे छोटे शब्दों में लिख दिया जाता है, जो आम व्यक्ति को समझ में नहीं आते हैं। अगर वो पढ़ेगा तो नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो ये तो होते हैं सूत्र, समझ गए। अब इन सूत्रों की व्याख्या करने के लिए, ये सूत्र क्या लिखा गया है, इसके अंदर क्या है, इन सब की व्याख्या करने के लिए भाष्य और टीका लिखी जाती हैं, भाष्य और टीका लिखी जाती हैं। इसका मतलब सूत्र के अंदर क्या लिखा गया है, इन बातों की व्याख्या करने के लिए भाष्य लिखा जाता है। तो भाष्य भी एक प्रकार का ग्रंथ ही है ना। तो भाष्य लिखता है कौन? भाष्य बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो देवराय द्वितीय है वो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते हैं। और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने वाले और भी हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने वाले रामानुज भी है, ठीक है, जो भक्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं वो भी हैं, और उसके बाद शंकराचार्य भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं भाष्य लिखने वाले भी। तो भाष्य और सूत्र का भी पता चल गया आपको क्या होता है भाष्य और सूत्र। तो इन्होंने देवराय ने भी भाष्य लिखा था ब्रह्मसूत्र के ऊपर। आगे चलते हैं, तुलु वंश आता है इसके बाद में कौन सा वंश आता है? तुलु वंश। तुलु वंश के जो संस्थापक हैं वीर नरसिंह थे। मैंने ये बताया था, देखो पहला जो वंश है विजयनगर के ऊपर वो संगम वंश है, उसके बाद सालू और तुलु आरविड, इस प्रकार से ये वंश है। तो संगम वंश के बाद में ये 4 वंश हैं, याद रख लेने एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहला वंश है सुलु वंश, पहला है संगम वंश। संगम वंश के बाद में आता है सालू वंश के बाद में है तुलु वंश, और इसके बाद में जो आएगा वो है आरविड वंश। तो ये वंश याद रखने और इनके शासकों को कोई याद नहीं करने की जरूरत है आपको। आगे चलते हैं। देखो तुलु वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। महान शासक कौन? कृष्ण देव राय होते हैं इसके अंदर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के अंदर कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। कृष्ण देव राय के शासन में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था, और कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। ये बहुत जरूरी बिंदु है आपके लिए, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्ण देव राय के दरबार के अंदर तेलुगु साहित्य के 8 सबसे बड़े अच्छे सर्वश्रेष्ठ कवि थे, वो रहते थे, और उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहते हैं, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है इनके शासनकाल को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्टदिग्गज किसके दरबार से संबंधित है? तो ये कृष्ण देव राय के दरबार से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलें तो कृष्ण देव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्य, संस्कृत में जाम्बवती कैलानम की रचना की थी, कोई जरूरी नहीं। पांडुरंग महात्मा की रचना तेनालीराम कृष्णनाय ने की थी। नागपुर नामक नए नगर, हजारा, विठल स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर, ये तीनों याद रखना आपके। देखो नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर, और उसके बाद में विरूपाक्ष मंदिर, इनका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देव राय ने करवाया था, ठीक है। कृष्ण देव राय की मृत्यु 1529 में हो जाती है, और कृष्ण देव राय ने अभिनव भोज आंध्र पिता की उपाधि धारण की थी। अंतिम शासक इसका होता है सदाशिव। अंतिम शासक इस वंश का कौन है? सदाशिव। इसके बाद में देखते हैं बनिहट्टी, राक्षस तांडी और तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध के अंदर देखें तो ये युद्ध होता कब है? 23 जनवरी 1565 में होता है। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 23 जनवरी 1565 में होता है। इस युद्ध को बनिहट्टी, राक्षस तांडी और तालीकोटा तीनों ही नाम से पुकारा जाता है। 1565 में होता है, 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी याद रहे ना रहे, 1565 जरूर याद रखना, ठीक है। होता किस किस के बीच में? विजयनगर के बीच में होता है, और बहमनी साम्राज्य दक्षिणी संघ। बहमनी साम्राज्य ने एक संघ बनाया था जिसके अंदर बीजापुर, अहमदनगर, बिदर, गोलकोंडा, ये पूरे के पूरे सारे मिल जाते हैं। इन सब का तो एक संघ बन जाता है, और एक साइड में विजयनगर रहता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में होता है जिसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध, या फिर राक्षस तांडे का युद्ध। इसके अंदर विजयनगर साम्राज्य की तरफ से जो लड़ने वाला शासक है राम राय है, और इधर से लड़ने वाला कौन है? अली आदिल शाह। राम राय की यहाँ हार हो जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। राम राय की क्या होती है? हार होती है और मृत्यु भी हो जाती है, और यहीं से आप ये कह सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य के महान युग का अंत भी हो जाता है, ठीक है। और राम राय थे, ये जो राम राय हैं इनका एक भाई था, उसका नाम क्या था? सदाशिव राय, ठीक है, सदाशिव। उसके बाद में क्या होता है? देखो सदाशिव राय है, उसने फिर जो अभी मैंने पहले बताया था कि आरवीडु वंश, यहाँ से फिर आरवीडु वंश की स्थापना हो जाती है, समझ गए। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये इतना बता दिया मैंने राक्षस
तांडी या फिर तालीकोटा के युद्ध के बारे में कि किसके बीच में होता है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ये किसके बीच में होता है। विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण का एक संघ था जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, विदार और गोलकोंडा शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं, संस्थापक की बात करते हैं आरवीड वंश की। देखो इसका जो संस्थापक है वो तिरुमल है। कौन है इसका संस्थापक है? तिरुमल है। अभी मैंने ये बताया था थोड़ी देर पहले कि ये तिरुमल क्या है? राम राय है, जो राम राय का भाई है तिरुमल। राम राय का भाई है तिरुमल। और ये सदाशिव से क्या करता है? उसकी हत्या करता है और वहाँ पे इस आरवीड वंश की स्थापना कर देता है। ये छीन लेता है और वहाँ पे ये अपना शासन स्थापित करता है। और फिर इस आरावीड वंश का, इसको आरुवीडु भी बोल देते हैं, आरावीडु भी बोलते हैं। तो आरावीडु वंश का जो अंतिम संस्थापक है वो रंगतृतीय है। कौन? रंगतृतीय अंतिम संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक भी रहता है। ठीक है, आरावीडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार में 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना होती है। मैसूर कर्नाटक वाला क्षेत्र है। ठीक है, मैसूर राज्य की स्थापना होती है। समझ गए? उसके बाद में और चलते हैं, थोड़ा सा प्रशासन की थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। इस क्षेत्र मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासन था उसकी चर्चा करें तो इसमें क्या होता है? केंद्र था पहले। केंद्र के नीचे प्रांत या मंडल कहते हैं। फिर उसके नीचे जिला होते थे जिसको वलनाडु भी कहते थे। जिलों के नीचे तहसील होती है, मेलाग्राम कहते थे, और ग्राम मुर होता था। इनके नीचे क्या होता था? ग्राम मुर होता था।